हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्रियाकलाप 4.4 के बारे में जानेंगे, जिसमें किस प्रकार से कैंपर को, नेप्थलीन को और एल्कोहल को जलाया जाता है, उनका दहन किया जाता है। तत्पश्चात ये देखा जाता है किस में ज्वाला नीले रंग की निकल रही है और किस में पीले रंग की, और साथ में काला धुआं निकलता है। इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 4.5 में हम देखेंगे ऑक्सीकरण होगा, जो भी एथेनॉल का ऑक्सीकरण होना है पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से किस प्रकार से होता है। कम मात्रा में यदि पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तब क्या होता है, और अधिक मात्रा में डालते हैं तब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक। चलो देखते हैं क्रियाकलाप 4.3। कोटेशन दिया है, सावधानी। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य है। यदि आप क्रियाकलाप करते हैं तो शिक्षक की उपस्थिति में करें। और यह लिया है एक स्पेचुला में एक एक करके कुछ कार्बनिक युग्मक जैसे नेप्थलीन लेना है, कैंपर लेना है, एल्कोहल लेना है, लेकर इन्हें जलाना है। जलाने के बाद बात कर रहा है आगे। देखिए, ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण करना है, किस प्रकार की ज्वाला निकलती है। लिखिए, धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए, जिनमें से किसी एक युग्मक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ है, ये भी हम देखेंगे। उस 4.3 में हमें यही जानकारी लेना है, नेप्थलीन, कैंपर और अल्कोहल के साथ में। तो सबसे पहली बात, जब यदि आप स्पेचुला जो है उसमें आप लेकर उसे गर्म करते हैं, उसमें से ये धुआं निकलता है। जैसे मैं स्पेचुला की जगह एक आपके सामने चम्मच लेता हूँ, दही चम्मच, उसमें आपको ये बताता हूँ, या कोई इसमें एक पदार्थ लिया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए इसमें कोई पदार्थ मैंने ले लिया है, नेप्थलीन ले लिया है, और मैं यदि इसे गर्म करना चाह रहा हूँ नीचे से, ये बर्नर है, इसकी सहायता से मैं इसे गर्म करना चाह रहा हूँ, गर्म करना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं देखूंगा इसमें से जो ज्वाला निकलती है वो ज्वाला किस प्रकार की निकलेगी। गर्म करने के उपरांत इसमें ज्वाला निकलेगी, साथ साथ में ये ज्वाला दिखेगी आपको पीली सी और काली सी, साथ में ये ज्वाला इसमें से निकलती हुई नजर आएगी आपको। तो उस ज्वाला में आप जैसे ही कोई प्लेट या तस्तरी इसके सामने लाएंगे, वह वास्तव में काले रंग की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? काले रंग की हो जाएगी। ये मैं आपको नेप्थलीन के बारे में बता रहा हूँ। नेप्थलीन के बारे में बता रहा हूँ ऐसा क्योंकि नेप्थलीन जब भी जलेगा तो इस प्रकार से लाल, येलो और ब्लैक धुएं के साथ में निकलेगा ज्वाला को, जिसके कारण आपको ये पता चल जाएगा कि ये यौगिक वास्तव में असंतृप्त यौगिक हैं। ये असंतृप्त यौगिक हैं। जब इन असंतृप्त यौगिकों को जलाया जाता है तो इसमें से धुआं निकलता है, जो आने वाली प्लेट्स पर काले रंग के अवशेष का निक्षेपण कर देते हैं, काला रंग छोड़ देते हैं। ऐसा नेप्थलीन के साथ में होता है। साथ साथ में यदि आप कैंपर को देखोगे तो कैंपर में भी ऐसा ही होगा। यदि आप, मैं इसके स्थान पर यहाँ पे आपके सामने नेप्थलीन के स्थान पर, यदि मैं नेप्थलीन के बाद इसमें कैंपर को यूज़ करता हूँ स्पेचुला में और उसे जलाने का प्रयास करता हूँ, उसे गर्म करने का प्रयास करता हूँ, ठीक। यदि मैं इसे गर्म करूँगा, गर्म करने पर ये वास्तव में उसी प्रकार से जलेगा जैसे कि नेप्थलीन जला। ये येलो ज्वाला और साथ साथ में इसमें से लाल रंग की ज्वाला भी इसमें निकलेगी, और जब लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ ब्लैक कलर से इसमें धुआं भी निकलेगा। और ये धुआं वास्तव में इस जो तस्तरी या प्लेट आपने रखी है, जो भी तस्तरी प्लेट आपने रखी हो, उस पर क्या करेगा, ब्लैक रंग के अवशेष छोड़ देगा, निक्षेपण कर देगा।
ये भी ऐसा ही हुआ कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक होने के कारण ये इस प्रकार से जलता है कि जिसमें कि लाल लौ के साथ में ये जलता है, पीली ज्वाला देता है और साथ साथ में लास्ट में ये धुएं के साथ में जलता है, जिसके कारण इस तस्तरी पर या प्लेट पर ब्लैक अक्षेप आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि दो हमारे सामने ये जानकारी क्रियाकलाप की हो चुकी है। अब हम अगले पर बात करते हैं एल्कोहल पर। ये लिया है मैंने एल्कोहल। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो एल्कोहल को यदि आप जलाओगे, जलाने पर होता क्या है, इसमें से ये ज्वाला निकलेगी वो नीली ज्वाला यहाँ पर से निकलेगी। इस प्रकार की ज्वाला निकलेगी, नीले रंग की ज्वाला यहाँ पर से निकलेगी। जो नीली ज्वाला यहाँ पर से निकल रही है वो संकेत देगी कि वास्तव में ये यौगिक जो है वो कैसा यौगिक है, नीली ज्वाला के साथ जल रहा है। वह यौगिक वास्तव में एक संतृप्त यौगिक है और संतृप्त यौगिक नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। संतृप्त यौगिक है अर्थात एकल बंध से बना हुआ यौगिक है और ये यौगिक वास्तव में नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जब यदि हम यहाँ कोई प्लेट रखते हैं, प्लेट पर देखते हैं कि निक्षेपण हुआ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निक्षेपण नहीं होगा क्योंकि नीली रंग की ज्वाला के साथ में ये जल रहे हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो तीनों बातें हमारी क्लियर हो गई है इसकी कि वास्तव में नेप्थलीन और कैंपर जो होते हैं वो ब्लैक कलर की निक्षेपण देते हैं, जबकि अल्कोहल इस प्रकार का निक्षेपण नहीं देता। उसका मुख्य कारण रहेगा कि यहाँ पर मुख्य कारण में यही रहेगा कि ये एक संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिक के कारण ये नीली ज्वाला के साथ में जलता है। तो क्रियाकलाप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप 4.4 पहले बिंदु में लिखा है एक बुनसेन बर्नर जलाइए। विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु चित्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली ज्वाला, कजली ज्वाला कब प्राप्त होगी, नीली ज्वाला कब प्राप्त होगी। जैसा कि हमने देखा है पीली और कजली ज्वाला जब प्राप्त होती है तो वो वास्तव में देखा जाए तो असंतृप्त यौगिकों के कारण प्राप्त होती है। यदि असंतृप्त यौगिकों को जलाया जा रहा है तो पीली ज्वाला के साथ में जलेगी और संतृप्त यौगिक होंगे वो नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। आपको ये बात नोटिस करके रखना है, ध्यान करके रखना है। यही मैं आपको बताया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कज्जली का निक्षेपण हो जाएगा। तो कज्जली का निक्षेपण कब होगा, जैसे कैंपर फिलिप्पिन को जलाएंगे तब। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से पूर्ण दहन होने पर क्या कर रहे हैं, सीमित कर देने से पूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कज्जली ज्वाला देंगे। अर्थात कहने का मतलब जो प्रॉपर उसे वायु मिलने चाहिए थी, अगर वो वायु नहीं मिलती है, उसे नहीं मिलने के कारण वह भी ज्वाला कज्जली ज्वाला के साथ में आपको जलेगा और कज्जली ज्वाला ही वो आपको देगा। इसीलिए इन यौगिकों के जलने पर हमें क्या होना चाहिए, वायु प्रॉपर देना चाहिए ताकि ये पूर्ण रूप से जल सके, अर्थात इनका अपूर्ण दहन हो पाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध होकर जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। अगर वो छिद्र बंद कर दिए जाए तो उनकी ज्वाला फिर कैसी हो जाएगी, काली, और आपके बर्तन भी की जो निचली तली है वो काली होने लगेगी, ये बताया जाता है। यदि कभी बर्तनों के तल काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो छिद्र उसमें स्टोव में बने थे, गैस में बने थे, वो छिद्र अवरुद्ध हो गए, जिसके कारण वह वायु प्रॉपर नहीं मिल पा रही है उनको ईंधन को, जिसके कारण वह सही तरीके से पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है, उनका अपूर्ण दहन हो रहा है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण के प्रदूषक होते हैं। जो आपको नोटिस करके रखना है, कोयला और पेट्रोलियम को जलाते समय उसमें से धुआं क्यों निकलता है, तो कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो कि वास्तव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषक हैं एक प्रकार से। यहाँ देख पा रहे होंगे क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं और क्यों नहीं करते, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए, क्या आपने कभी कोयले तथा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं देखा है तो अगली बार आप अवश्य ध्यान से देखें, मिले तो आप ध्यान से देखिए। लकड़ी कोयले के जलना प्रारंभ क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि मोमबत्ती या गैस स्टोव, एलपीजी
जलते समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यदि आप देखेंगे तो अंगीठी में जलने पर कोयला तथा तारकुल कभी-कभी लाल रंग के साथ समान उज्जवल बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। तो ये कारण ये है कि यदि बिना ज्वाला की ऊष्मा दे रहा है वो, मतलब उसमें लौ नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है उसमें बाष्पीय पदार्थ या कुछ गैसीय पदार्थ नहीं, जिसके कारण उसमें ज्वाला नहीं निकलती है। ठीक है ना। जबकि अन्य पदार्थ जैसे मोमबत्ती, गैस स्टोव, एलपीजी, ये सभी क्या है, ज्वाला के साथ जलते हैं, इनमें गैसीय पदार्थ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। जिनमें गैसीय पदार्थ नहीं है वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करेंगे। लकड़ी चारकोल को जलाने पर बाष्पीय पदार्थ बाष्पीकृत हो जाते हैं, तभी वो ज्वाला देते हैं। गैसीय पदार्थ के परमाणु को ताप देने पर दीप्त ज्वाला उत्पन्न हो जाती है और यही उज्ज्वल होना प्रारंभ कर देती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। उसे ये बताता है कि वास्तव में कि मैं संतृप्त हूँ या असंतृप्त प्रकार का यौगिक हूँ। यदि वह ज्वाला के साथ में जल रहा है, वो भी नीली ज्वाला के साथ में जलता है, तो आप कहेंगे संतृप्त यौगिक है, और काली पीली ज्वाला के साथ में चलता है तो आप कहेंगे असंतृप्त यौगिक है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास करेंगे तो इस रंग का परीक्षण जब आप करेंगे देखेंगे तो अपूर्ण दहन होने से कज्जल उत्पन्न होता है, कार्बन होता है मुख्य। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का भी कारण का पता लगा सकते हैं। उसमें वाष्पीय पदार्थ होते हैं जिसके कारण वह वास्तव में लाल, पीली और काली ज्वाला के साथ में जलना प्रारंभ कर देता है। यहाँ लिखा गया है कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। तो कोयला तथा पेट्रोलियम के निर्माण संबंधी आप जानकारी रखते होंगे, ये वास्तव में लाखों वर्ष पुराने हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, और जो कि जैव की घटनाओं के कारण, भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण धरातल में नीचे दब गए, उनके कारण हुआ है। तो विभिन्न जैव की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है इनका निर्माण। कोयला वास्तव में लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न या अन्य पौधों के अवशेष से बना हुआ है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरातल में या चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे इनका क्षय होता रहा और ये कोयला बन गए। ठीक ना। इसी प्रकार से तेल और गैस का निर्माण वास्तव में लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष से हुआ है। उनके मृत्यु होने से उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए थे और वास्तव में गाद मतलब रेजिन बोन से, जैसी बल बोलते हैं, उसे ढक गए हैं। और उनके मृत अवशेष पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दबाव के कारण ये तेल गैस का निर्माण हुआ है। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गए, अर्थात जो बालू के कण थे वो चट्टान में परिवर्तित हो गए हैं जमकर, और चट्टान की छिद्रित भागों से तेल गैस का रिसाव हुआ है और यही पानी में स्पंज की तरह फंस गए हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कोयला पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो कोयला पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहने का तात्पर्य यही है कि कोयला तथा पेट्रोलियम जीवों के अवशेष से बने हैं, लाखों वर्ष पुराने जीवों के अवशेष से बने हुए हैं जो कि धरातल में दब गए हैं, और जीव होते हुए समुद्री तल में दबने के कारण पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। और कोयले का निर्माण वनस्पति जगत, पुराने वृक्ष, फर्न, बड़े बड़े वृक्ष जो कि धरातल में नीचे दब गए ज्वालामुखी फटने के कारण, वो दबने के कारण ही इनका निष्पण हो गया और वास्तव में ये कोयले का रूप ले बैठे हैं। इन्हें जीवों के अवशेष से बने हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। क्रियाकलाप 4.3.2 का दूसरा भाग है। यह देखिए क्रियाकलाप 4.5 आ गया है और इसमें बता रहा है एक परखनली लगभग 3 ml एथेनॉल लीजिए। 3 ml हमें एथेनॉल लेना है, अर्थात C2H5OH 3 ml लेना है। ठीक है। इसे जल ऊष्मक पर सावधानी से रख के गर्म करना है। इसे जल ऊष्मक पर रखना है और गर्म करना है सावधानी पूर्वक। ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से। और इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की 5% एक एक बूंद करके डालना है। डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है? अधिक मात्रा में डालने पर क्या रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? इसका कारण भी हमें देना है। तो चलो देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी कंडीशन होगी। ये 3 ml एथेनॉल लेना है, उसमें 5% हमें डालना है। तो सबसे पहली बात मैं इसे रेस्ट कर देता हूँ और ये रेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले तो बात कर रहा है कि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे एक जल ऊष्मक है। जल ऊष्मक पर हमें 3 ml एथेनॉल लेना है। कितना लेना है? 3 ml एथेनॉल लेना है, वो हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक प्रकार से ये एथेनॉल मैंने लिया है और जल ऊष्मक पर रखकर मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। ये जल ऊष्मक है।
यहाँ पर रखकर मैं इसे गर्म कर रहा हूँ और पोटेशियम परमैंगनेट की मैंने यहाँ पर 3-4 बूंद यहाँ पर डालने की कोशिश की। जैसे ही यहाँ पर 3-4 बूंद डालेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हल्के बैंगनी से वास्तव में रंगहीन हो जाता है और यहाँ पर इसका कोई रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, ये रंगहीन हो जाता है, कोई रंग यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रंग नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो वह रंगहीन नहीं होगा, वो वास्तव में हल्के बैंगनी रंग का यहाँ पर दिखाई देगा। कैसे रंग का दिखाई देगा? हल्के बैंगनी रंग का यहाँ पर दिखाई देगा। और हल्के बैंगनी रंग का दिखाई देने का मुख्य कारण यही होगा उसका कि वास्तव में ये हल्के बैंगनी रंग का है, तो उसका मुख्य कारण यही रहेगा कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा ज़्यादा हो गई है। वो भी किसकी अपेक्षा ज़्यादा हो गई है? जो बैगनी रंग का दिखाई दे रहा है तो इसका पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा ज़्यादा होने का मुख्य कारण ये है। यहाँ पर 3 ml हमने लिया था एथेनॉल। 3 ml एथेनॉल को हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराया, तो वास्तव में ये क्रिया कर लिया है। अब शेष जो अधिक मात्रा में जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट लिया था उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो प्रारंभ में तो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन बाद में कलर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक ना, ये हमें नोटिस करना है। तो 3 ml एथेनॉल को जो कम्प्लीटली संतृप्त कर देता है ऑक्सीजन से, इसके बाद जो शेष बचा रहता है पोटेशियम परमैंगनेट वो क्रिया नहीं कर पाता, जिसके कारण इसका बैंगनी रंग बना रहता है, हल्का बैंगनी रंग बना रहता है। ठीक ना, तो अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग बना रहेगा और कम मात्रा में डालने पर उसका बैंगनी रंग लुप्त हो जाएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है। विकास विलयन डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता? तो उत्तर लिख देंगे नहीं, क्योंकि वह पूर्णतः एथेनॉल को संतृप्त कर चुका होता है और उसका बैंगनी रंग चला जाता है और वो रंगीन हो जाता है। अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण है क्योंकि पहले ही एथेनॉल जो 3 ml लिया गया था वह वास्तव में पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 से संतृप्त हो चुका है। अब शेष KMnO4 की मात्रा किससे क्रिया करे? वहां पर कोई भी यौगिक उपलब्ध नहीं है, अर्थात एथेनॉल अब और उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा ही पड़ा रहता है और वह क्रिया नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका बैंगनी रंग बना रहता है। आप ऐसा उसमें लिखेंगे। प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया सकता है, मतलब दहन करने पर, जलाने पर। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, जैसे कि यहाँ लिया गया एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऊष्मा देकर उसे वास्तव में ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसके कारण ये एथिल अल्कोहल एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से भी कर सकते हैं। और इस समय जब पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ मात्रा 3 ml एथेनॉल के साथ में जब क्रिया करती है तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग चला जाता है। ठीक है, और जब ज्यादा मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है तो उसका रंग नहीं जाता है। तो सीधी बात यूं कहेंगे कि अब ये पदार्थ जो कि ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं इन्हें, तो ये कहलाएंगे ऑक्सीकारक। ठीक है ना, हम देखते हैं कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन्हें कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और एक और नाम आता है अपक्षयक, तो वो पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं अपक्षयक कहलाएंगे। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं तथा ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, अतः इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। सीधी बात यह है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देने का काम करेंगे पदार्थ को, यौगिक को, अभिकारक को, तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वे ऑक्सीकारक की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात हम उन्हें ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। संकलन अभिक्रिया के बाद में हम कल अध्ययन करेंगे। पिछली बार की तरह, हर बार की तरह मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको पेज टू पेज और पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं 10th क्लास विज्ञान के। और जो आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक जरूर करते रहें ताकि मुझे संबल मिले और मुझे प्रेरणा मिले कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना, दोस्तों के बीच में शेयर करें।